आज हम भारत और चीन की सीमा से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर घटी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना का विश्लेषण आपके लिए करेंगे जिसके बारे में आज पूरे देश को जानना भी चाहिए और भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। यह भारत की सुरक्षा से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर है और वो खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार को अचानक भारत और चीन की सीमा के पास मौजूद तिब्बत के निंगची शहर पहुंच गए। तिब्बत का यह शहर भारत के अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। फिर से आप सुन सकते हैं, सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है भारत के अरुणाचल प्रदेश से। यानी शी जिनपिंग भारत के आज इतने करीब आ गए। यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीन के राष्ट्रपति का पहुंचना भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। पिछले 30 वर्षों में यह पहला मौका है जब चीन का कोई भी राष्ट्रपति तिब्बत पहुंचा है और भारत के इतने करीब आकर उसने तिब्बत के इलाकों का दौरा किया है। इसमें एक संदेश है जो शी जिनपिंग भारत और पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। क्या संदेश है वो भी आज हम आपको आगे बताएंगे। शी जिनपिंग आखिरी बार वर्ष 2011 में चीन के उपराष्ट्रपति के तौर पर इसी जगह पर आए थे, लेकिन तब वो राष्ट्रपति नहीं थे। जैसा हमने कहा, तब वो उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति कोई भी चीन का 30 साल में यहां पहली बार आया है। शी जिनपिंग न सिर्फ चीन के राष्ट्रपति हैं बल्कि वो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के कमांडर इन चीफ भी हैं। भारत और चीन की सेना के बीच पिछले साल गलवान में जो कुछ हुआ उसकी यादें आज भी भारत के हर नागरिक के मन में ताजा हैं। आप भी भूले नहीं होंगे। इसलिए शी जिनपिंग के इस तिब्बत दौरे को बहुत गंभीरता से हमें लेना होगा। तिब्बत का निंगची शहर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है, सटा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। खतरनाक बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश को वो अपना ही हिस्सा मानता है, भारत का हिस्सा नहीं मानता। जबकि सच यह है कि लद्दाख की तरह अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। निंगची में ही चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बना रहा है। ब्रह्मपुत्र को चीन की भाषा में यारलोंग जांगबो कहा जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास है और यह नदी जब भारत में आती है तो हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन अब चीन इस नदी पर भी बांध बना रहा है ताकि वो इस नदी के पानी को भारत में प्रवेश करने से रोक पाए। यहां से निकलकर यह नदी निंगची पहुंचती है और फिर वहां से यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस नदी का जो पूरा रूट है इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जहां आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो पूरा रूट है, कहां से उसका उद्गम होता है और कैसे वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यह आपके सामने है। पानी की मात्रा के हिसाब से यह दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है और इसके पानी पर भारत और बांग्लादेश के 13 करोड़ लोगों का जीवन निर्भर करता है। इसलिए अब चीन इस नदी को एक डैम के जरिए, बांध के जरिए नियंत्रित करके भारत को परेशानी में डालना चाहता है। कल भी हमने आपको बताया था कि चीन इस बात को समझ चुका है कि जो अगला वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी पर लड़ा जाएगा और इसीलिए उसने अपने देश में से जितनी भी नदियां ऐसी हैं, बड़ी नदियां जो दूसरे देशों में निकलती हैं, उन पर बांध बनाने शुरू कर दिए हैं और चीन 98,000 बांध अपने देश में अलग अलग नदियों पर बना चुका है। इसके अलावा शी जिनपिंग ने इसी नदी के पास बने एक ब्रिज का भी निरीक्षण किया और इस पर बन रहे बांध को भी उन्होंने देखा। फिर वो निंगची शहर से चलने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में सवार होकर तिब्बत की राजधानी लासा पहुंचे। पिछले महीने ही चीन ने तिब्बत की पहली हाई स्पीड ट्रेन सर्विस निंगची से लासा के बीच शुरू की है। इसमें भी एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि वो भारत को क्या संदेश देना चाहता है। वो भारत के और चीन की सीमा के करीब तक अपने सारे विकास के जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें लाना चाहता है और इन इलाकों को ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ऐसा बना देना चाहता है कि चीन के आम नागरिक ही नहीं बल्कि सैनिक भी पलक झपकते ही इन इलाकों में पहुंच सकें। वो इलाके जो भारत की सीमा से बिल्कुल लगे हुए हैं। 435 किलोमीटर लंबे इस रूट पर पूरी तरह से बिजली से चलने वाली यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। यानी भारत की किसी भी ट्रेन से ज्यादा तेज ये चलती है और ये उस इलाके में जाती है जो अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है। इसके अलावा चीन ने निंगची को लासा से जोड़ने वाले एक 250 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का भी निर्माण पूरा कर लिया है।
ये एक्सप्रेसवे भी भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और उन सब की तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। यानी चीन ने भारत की सीमा से सिर्फ 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पर न सिर्फ नदियों पर बांध बनाने शुरू कर दिए हैं, बल्कि चीन रेल और सड़क के रास्ते इस इलाके तक अपनी सेना की पहुंच को बहुत आसान बनाना चाहता है। दुर्भाग्य यह है कि इन इलाकों में भारत अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बना पाया है, क्योंकि भारत की नीति इससे पहले बिल्कुल अलग थी और भारत ने चीन के साथ लगे हुए अपने बॉर्डर के आसपास के तमाम इलाकों में सड़कें और रेलवे ट्रैक्स कभी बनने ही नहीं दिए, क्योंकि ये पुरानी सरकारों की नीति थी। अब जब नई सरकार आई है, जो मोदी सरकार है, उसने इस नीति को बदला है और अब वहां पर विकास कार्य चल रहे हैं। अब वहां पर सड़कें बनाई जा रही हैं, अब वहां पर पुल बनाए जा रहे हैं, ताकि हमारी सेना भी, हमारे लोग भी उन इलाकों तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। निंगची से ट्रेन में सवार होकर शी जिनपिंग तिब्बत की राजधानी लासा पहुंचे और इससे पहले 2011 में शी जिनपिंग बतौर उपराष्ट्रपति लासा आए थे। तब तिब्बत पर चीन के कब्जे के 60 वर्ष पूरे हो रहे थे और इस दौरान वहां कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। और अब 10 साल के बाद शी जिनपिंग पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं और वो एक बार फिर लासा पहुंचे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर वो पहली बार यहां पर आए हैं। इस दौरान लासा के लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब यह आपके लिए नोट करने वाली बात है, लासा में आम लोगों के लिए पाबंदी थी कि वो इस दौरान अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। वहां चलने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया, पतंग और ड्रोन्स उड़ाने पर रोक लगा दी गई और पोटला महल, जो किसी जमाने में दलाई लामा का घर हुआ करता था, उसे भी शी जिनपिंग के इस दौरे के दौरान बंद कर दिया गया। हालांकि शी जिनपिंग ने खुद इस महल का भी दौरा किया और इस महल का दौरा करने के पीछे वो दलाई लामा को भी एक संदेश देना चाहते हैं और दुनिया भर को और भारत को भी एक संदेश देना चाहते हैं। और वो ये बताना चाहते हैं कि अगला दलाई लामा चीन नियुक्त करेगा, अगला दलाई लामा चीन का होगा। और एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो असली दलाई लामा है वो चीन के पास होगा और भारत में जो दलाई लामा है उनकी कोई मान्यता नहीं है। ये बताने की कोशिश शी जिनपिंग ने आज इन तस्वीरों के जरिए की है। शी जिनपिंग के इस दौरे की तस्वीरों को चीन की मीडिया ने इस तरीके से पेश किया जैसे तिब्बत के लोग चीन की सरकार और शी जिनपिंग से बहुत खुश हैं। शी जिनपिंग ने इस दौरान लासा के स्थानीय लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और यहां के लोगों ने तालियां बजाकर शी जिनपिंग का स्वागत किया। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें दिखा तो रहे हैं, इन तस्वीरों पर आप जाइएगा नहीं, विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो हैं, असल में ये एक विज्ञापन है और इस विज्ञापन को बनाया है चीन की सरकार ने शी जिनपिंग की छवि को चमकाने के लिए और दुनिया को यह बताने के लिए कि तिब्बत के लोग बहुत खुश हैं और बहुत खुशहाल हैं चीन के नेतृत्व में। लेकिन यह बात पूरी दुनिया जानती है कि चीन जो तस्वीरें दुनिया को दिखाता है वो सच नहीं होती। चाहे कोरोना वायरस की बात हो, चीन में आई बाढ़ की बात हो या फिर चीन के राष्ट्रपति के तिब्बत के पहुंचने की बात हो। तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग और ताइवान के मुद्दे पर चीन इस समय पूरी दुनिया के निशाने पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हांगकांग में चीन ने लोकतंत्र का गला घोट दिया, शिनजियांग में आजादी की मांग कर रहे वीगर मुसलमानों को चीन यातनाएं दे रहा है और ताइवान पर हमला करके चीन उसे भी अपने कब्जे में करना चाहता है। उधर तिब्बत को लेकर चीन इसलिए ज्यादा परेशान है क्योंकि अब दुनिया के कई देश तिब्बत की आजादी के पक्ष में आ गए हैं। वर्ष 2020 में अमेरिका ने तिब्बत के लिए एक नया कानून पास किया था जिसमें यह तय किया कि अगला दलाई लामा चुनने का हक सिर्फ तिब्बत के लोगों का होगा, चीन का नहीं होगा। और दलाई लामा जो है वो चीन के लिए और तिब्बत के लिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है। पिछले साल जब लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों की बीच भिड़ंत हुई तो भारत ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का इस्तेमाल किया था। इसे विकास बटालियन भी कहते हैं। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स में तिब्बती मूल के सैनिक होते हैं जिन्हें ऊंचाई पर दुर्गम परिस्थितियों में लड़ने में महारत हासिल है। इसी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सैनिकों ने पिछले साल चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया था। अब चीन इन तिब्बती सैनिकों का मुकाबला करने के लिए तिब्बत के युवाओं को सेना में भर्ती कर रहा है, अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। हालांकि चीन इन्हें पीएलए का हिस्सा नहीं बना रहा, बल्कि इन्हें मिलिशिया यानी स्वतंत्र लड़ाकों के रूप में भारत की सेना के पास तैनात कर रहा है ट्रेनिंग देने के बाद। इसके अलावा चीन
लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की सीमा के पास 600 से ज्यादा ऐसे गांवों का निर्माण कर रहा है जहां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी रखने वाले लोगों को बसा दिया जाएगा। यानी जो इलाके ऐसे हैं जहां अब तक कोई रहता नहीं, उन इलाकों को भी चीन रिहायशी इलाके बना देना चाहता है और अपने लोगों को वहां बसा देना चाहता है ताकि वो बाद में ये कह सके कि ये सारे इलाके उसके हैं। चीन ऐसा इसलिए करता है ताकि वो दलाई लामा का समर्थन करने वाले लोगों को अंदर आने से रोक सके जो भारत से वहां चले जाते हैं, और भारत की सैन्य गतिविधियों पर भी नजर रख सके। चीन में ऐसे गांवों को शियाओ कांग कहा जाता है। चीन लासा से शिगास्ते तक भी रेल लाइन बिछा चुका है। शिगास्ते नेपाल की सीमा से लगने वाला चीन का इलाका है, यानी चीन कई रास्तों से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे अरुणाचल प्रदेश का फ्रंट हो और चाहे नेपाल का फ्रंट हो। चीन कई जगहों से गेटवेज तैयार कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश से भी वो आने की कोशिश करेगा, लद्दाख से भी आने की कोशिश करेगा और नेपाल के जरिए भी आने की कोशिश करेगा। अब आप शी जिनपिंग के इस दौरे को 5 अहम पॉइंट्स में समझिए। पहला ये कि शी जिनपिंग ने तिब्बत का यह दौरा तब किया है जब कुछ दिन पहले ही तिब्बत पर चीन के कब्जे को 70 साल पूरे हुए हैं। 23 मई 1951 को चीन ने तिब्बत के लोगों को विकास का लालच देकर उनके देश पर जबरदस्ती कब्जा किया था, और चीन आज भी इस कब्जे को पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत यानी तिब्बत की शांतिपूर्ण आजादी कहकर बुलाता है, जो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय झूठ है। दूसरा पॉइंट ये कि इसी महीने की पहली तारीख यानी 1 जुलाई को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तिब्बत और ताइवान पर पूरी तरह नियंत्रण करना कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे पुराने सपनों में से एक है, और शी जिनपिंग की तिब्बत यात्रा चीन के इसी खतरनाक सपने की तरफ उठाया गया एक कदम है। तीसरा पॉइंट यह कि चीन तिब्बत की संस्कृति को पूरी तरह से बदल देना चाहता है। तिब्बत के लोग आज भी खुद को चीन का हिस्सा नहीं मानते दिल से, लेकिन चीन चाहता है कि वो तिब्बत की संस्कृति का चाइनीज संस्करण विकसित करे, और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहा है। चौथा पॉइंट यह कि अगर तिब्बत के लोग चीन के दबाव में नहीं आए तो फिर चीन यहां भी वही फॉर्मूला लागू करेगा जो उसने वीगर मुस्लिम बाहुल्य शीजियांग प्रांत में किया। चीन तिब्बत के लोगों का भी वीगर मुसलमानों की तरह दमन करना चाहेगा, और जो लोग चीन की बात नहीं मानेंगे उन्हें वैसी ही यातनाएं दी जाएंगी जैसी वीगर मुसलमानों को दी जा रही है। 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद वहां के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भागकर भारत में आ गए थे, और आज भी दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से अपना कामकाज चलाती है। तिब्बत के लोग चीन के खिलाफ खड़े न हो जाएं, इसलिए चीन उन्हें दबाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। पांचवा पॉइंट ये कि शी जिनपिंग ऐसे समय में तिब्बत गए हैं जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझा नहीं है। पिछले दिनों खबर आई थी कि चीन ने लद्दाख के पास अपनी सीमा में खतरनाक ड्रोन और ध्वनि की गति से तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल्स तैनात कर दी हैं। तिब्बत के जिस निंगची शहर में शी जिनपिंग मौजूद थे वो भारत की सीमा से 17 किलोमीटर दूर है, और इस शहर के रास्ते चीन भारत के खिलाफ नई रणनीति तैयार कर रहा है। अब हो यह रहा है कि सबका ध्यान लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीन क्या कर रहा है यह अक्सर मीडिया की नजरों में नहीं आता। लेकिन चीन यहां लद्दाख से भी ज्यादा खतरनाक षड्यंत्र कर रहा है। उदाहरण के लिए चीन ने निंगची में ब्रह्मपुत्र नदी के पास एक बड़ा एयरपोर्ट बना लिया है, और चीन लगातार इसका विस्तार कर रहा है। चीन इस एयरपोर्ट के लिए 2 नई हवाई पट्टियों का भी निर्माण कर रहा है। इसी एयरपोर्ट के पास चीन कुछ ऐसे पार्क्स बना रहा है जहां चीन की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, और यहां पहले से ज्यादा संख्या में सैनिकों के रुकने की व्यवस्था की गई है। आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें हैं ये उसी निंगची एयरपोर्ट की हैं जो बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा चीन ने निंगची में अंग्रेजों के जमाने के एक हेलीपोर्ट को भी अपग्रेड कर दिया है, जहां अब 8 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जा सकते हैं। इसके साथ ही चीन निंगची से 40 किलोमीटर उत्तर में नए एरोस्टेट रेडार स्टेशंस भी बना रहा है। ऐसे रेडार स्टेशंस कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को पहचानने में, ट्रैक करने में सक्षम होते हैं। आमतौर पर जब किसी देश की वायुसेना को पड़ोसी देश के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करना होता है तो रेडार से बचने के लिए उसके फाइटर जेट्स बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन एरोस्टेट रेडार सिस्टम इनकी पहचान भी कर लेता है। यानी ये भारत की एयरफोर्स के लिए एक बुरी खबर है। शी जिनपिंग की तिब्बत यात्रा का उद्देश्य समझने के लिए आपको आज यह समझना होगा कि तिब्बत को लेकर भारत और चीन के रिश्ते कैसे रहे हैं। 1921 में जब भारत में ब्रिटिश सरकार थी
तब तिब्बत को लेकर चीन, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच शिमला में एक समझौता हुआ था। इसके तहत तय हुआ कि चीन तिब्बत को स्वायत्तता देगा और तिब्बत की सरकार के कामकाज में दखलंदाजी नहीं करेगा। तिब्बत के नेताओं ने इसे मान लिया, लेकिन चीन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके 36 वर्ष बाद चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसकी आजादी छीन ली और इसके 9 साल बाद चीन ने तिब्बत के लोगों का दमन शुरू कर दिया और इसी दौरान दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ भारत आ गए और तब से यही है। चीन इससे बहुत नाराज हुआ और यह नाराजगी 1962 के भारत चीन युद्ध की एक बहुत बड़ी वजह बन गई। इस युद्ध के दौरान चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर हमला किया था और इसके बाद भारत और चीन के रिश्ते पूरी तरह से खराब हो गए थे, टूट गए थे। 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए। ये 1954 के बाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा थी और तब चीन ने भारत पर यह दबाव डाला कि वो तिब्बत को चीन का हिस्सा औपचारिक रूप से मान ले, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया और इसके 26 वर्ष बाद वर्ष 2002 में तिब्बत पर भारत और चीन के बीच एक बार फिर से बात हुई और तब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान एक समझौता हो गया और भारत ने चीन की वन चाइना पॉलिसी को समर्थन दे दिया और तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। यह हुआ 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और इसके बावजूद तिब्बत के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। 2006 में चीन ने पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताना शुरू कर दिया और इसके बाद भारत वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करने से बचने लगा। 2017 में दोनों देशों के बीच डोकलाम का विवाद हुआ और फिर 2020 में लद्दाख में युद्ध जैसी स्थिति आ गई और जहां स्थितियां अब भी चिंताजनक बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच भारत ने भी तिब्बत और चीन के दावों को लेकर अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। 2017 में चीन के विरोध के बावजूद भारत ने दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश के तवांग गांव जाने दिया था और जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश चले गए, इससे चीन को बहुत परेशानी हुई थी। असल में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान अगर अरुणाचल प्रदेश जाता है तो चीन को बड़ी परेशानी होती है। 2019 में ही अमेरिका के राजदूत को भी तवांग जाने की इजाजत दी गई अरुणाचल प्रदेश में और चीन इस पर भड़क गया था। इसी दौरान भारत ने अमेरिका को तवांग में 70 गांव विकसित करने की इजाजत दे दी। ये सब चीन को यह बताने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। 2019 में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया और यह बात भी चीन को पसंद नहीं आई और 2020 में गलवान में शहीद हुए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक सैनिक के अंतिम संस्कार में भारत सरकार ने अपने एक अधिकारी को भेजा और इस साल पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई भी दी। यानी भारत ने इस मुद्दे पर चीन के साथ समझौते का प्रयास किया और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की रक्षा करने की प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई है, लेकिन चीन पर किसी बात का असर अभी तक नहीं हो पाया। तो ये दोनों के बीच जो रिश्ते हैं अभी तक के, उसका पूरा इतिहास हमने आज आपको बता दिया और आगे क्या हो सकता है वो ये है कि भारत को शी जिनपिंग के इस तिब्बत दौरे से अब सावधान होना होगा। आधुनिक चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की 5 उंगलियां मानते थे। इनमें से भूटान और नेपाल आजाद देश हैं, जबकि लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन को लगता है कि एक ना एक दिन वो तिब्बत के साथ साथ इन इलाकों को भी अपने कब्जे में ले लेगा, क्योंकि शी जिनपिंग भी माओ त्से तुंग के सिद्धांत में बहुत यकीन रखते हैं। इसलिए भले ही शी जिनपिंग के तिब्बत दौरे की तस्वीरें ये बनावटी हों, ये विज्ञापन हो, लेकिन चीन के इरादे बिल्कुल असली हैं, खतरा बिल्कुल असली है। इसका जवाब देने के लिए भारत को भी अपनी तैयारी मजबूत करनी होगी और इन सभी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना होगा। यहाँ सड़कें, रेलवे लाइंस और सैन्य ठिकाने बनाने होंगे अब हमें भी, और लद्दाख में भारत की यही तैयारी काम आई थी और गलवान में चीन की हार भी इसी तैयारी की वजह से काफी हद तक संभव हो पाई। बड़ी बात यह कि चीन भले ही तिब्बत पर कब्जा कर ले, लेकिन वहां के लोग इससे खुश नहीं हैं और भारत को तिब्बत के लोगों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए और यही तिब्बत में चीन की सबसे बड़ी हार होगी, जो कि भारत ने पहले से ही अब शुरू कर दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.